अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन करना शुरू की थी। अगर मैं अपनी पहली क्लास से स्टार्ट करूं तो हमने अपनी पहली क्लास में जो इस टॉपिक से रिलेट बात करना स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि वो कौन से चार एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। उसमें हमारे पास चार चीजें कौन सी थी मेरे बच्चों? विजन था, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपने उसे घर पे जो पेजेस मैंने रीड करने के लिए दिए हैं वो आपने रीड कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन योर सेल्फ स्टडी। रीजन इज दैट कि देखो, जो क्लास में आप पढ़ते हो ना, वो आप नहीं पढ़ रहे होते, कोई आपको फीड कर रहा होता है। बट व्हेन यू स्टार्ट सेल्फ स्टडी ना, तो इवेंचुअली यू स्टार्ट लर्निंग कि भाई मैंने जो समझा सुबह, वो मैं जब अब खुद से पढ़ रहा हूँ तो मैं किस तरह से उसको समझ पा रहा हूँ। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे अपना कोई टाइम टेबल बनाए, और वो टाइम टेबल ये ऐसा हो कि भाई ऐसी बात है 6 बजे या 5 बजे तक क्लास खत्म होती है, 1 डेढ़ घंटा घर पे जाने के लिए लगता है, 1 डेढ़ घंटा रेस्ट के लिए लगता है। अगर रात 8 बजे से भी बैठ रहे हैं तो 11 बजे तक आप आराम से अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दे सकते हैं। और इट्स अ गुड साइन कि आप जब अपने पेपर्स के लिए इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो एट द एंड मोमेंट आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और इवेंचुअली जब आपका जो 90 डेज आपके कवर होंगे तो यू विल बी परफेक्ट कि आप सारे पेपर एक साथ दे दो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता यह है कि वो लीनियंसी स्टार्ट में दिखाते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि वो 5 पेपर की जगह 2 पेपर दे रहे होते हैं, उनकी क्योंकि इफेक्टिव स्टडी नहीं हुई होती। तो इस चीज को बड़ा मेक श्योर रख के हैंड्स ऑन चीजें रखें, पायलट ना करें। अच्छा जी, जब ये हमने डिस्कस कर लिया था, फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो हमने कल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बात की थी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने हैं, 5। जिसमें हमने बात की लैंड की, जिसमें हमने बात की लेबर की, हमने बात की कैपिटल की, और हमने बात की एंटरप्राइजेस की। और फिर हमने यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया था नॉलेज। और हमने इन 4-5 चीजों पे अच्छा खासा वक्त लगाया था समझने के लिए कि कैसे हमें हेल्प आउट करना है। फिर हमने साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी, जिसमें हमने बात की थी टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स की। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि टेंजिबल वो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको स्टोर किया जा सके। इनटेंजिबल वो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको स्टोर ना किया जा सके। फिर हमने बात की थी प्राइवेट सेक्टर की, बल्कि पब्लिक सेक्टर की बात की थी। और हमने बात करना शुरू की थी प्राइवेट सेक्टर की। और हमने बात यहाँ पर कही थी कि पब्लिक सेक्टर किसको ओन करता है, कौन इसको ओन करता है। तो हमने बात किया था कि भाई यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर है आपका, इसे ऑन गवर्न ओन और गवर्न गवर्नमेंट करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, इसको ओन और गवर्न मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई मसला ना हो। आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब मिशन विजन स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी डिटेल समझाने के लिए दी थी। तो कोशिश ये करें कि वो एग्जाम्पल जरूर पढ़ें। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आपको डिटेल समझ आ जाएगा, आपको सोचना आ जाएगा किस तरह से सिनेरियो की बेस पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है स्टेक होल्डर के बारे में बात करना। तो कल हमने इससे रिलेट थोड़ी सी बात करना शुरू की थी, टाइम कम होने की वजह से फिर हमने इसे रोक दिया था।
हमने स्टेक होल्डर से रिलेट यहाँ बात की थी कि एक ऐसा इंडिविजुअल, मतलब बिजनेस का इंटरेस्ट किन लोगों पे है, किन इंडिविजुअल्स पे है, और किन इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट बिजनेस पे है। ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है जी। स्टेक होल्डर का मतलब यह है कि एक ऐसी कनेक्टिविटी का बन जाना कि अगर कोई मैं डिसीजन लेता हूं वो आप पे इम्पैक्ट करे, और आप जो डिसीजन ले वो मुझ पे इम्पैक्ट करे। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए, स्टेक होल्डर में हमारे पास तीन तरह के स्टेक होल्डर्स आते हैं जो हमें समझना है। एक हमारे पास है मेरे बच्चों इंटरनल, एक हमारे पास है एक्सटर्नल, और एक हमारे पास है कनेक्टेड। ठीक है। अब कुछ मुश्किल चीजें होंगी जो हो सकता है जिसके बारे में आप बार बार सवाल करें, अच्छी बातें करिएगा, लेकिन कोशिश करें कि आज जितना हो सके बेहतर समझ जाए, क्योंकि ये बड़े पैटी एरियाज हैं कि जिसपे एक बच्चा कंसंट्रेशन ना करने की वजह से उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको थोड़ा बेहतर समझ जाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की। ये है आपका बिजनेस। अब हमने कल इस तरह की एक डायग्राम बनाई थी, अगर आपको याद हो, और हमने कहा था कि ये एक बिजनेस है या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बहुत से बच्चों को ये मसला है कि सर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में फर्क क्या है। तो अगले चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल अपने मकाम पे आ जाएगी, तो यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ये समझो कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है कुछ फर्क है, तभी दोनों के नाम अलग अलग हैं। वो क्या फर्क है वो चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे। देखो, बिजनेस का पर्पस आप सबको बेहतर पता है। अब इस बिजनेस को चलाने वाला कौन है? ओनर है। अब ये जो ओनर है, यानी ये वो इंसान है जिसने बिजनेस में पैसे लगाए, अब ये बिजनेस को चला रहा है। ठीक है। अब ये अपने पास लोग रखेगा काम करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज की दो कैटेगरी होती है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बिजनेस है, लेट्स सपोज एक अंडे वाले भाइयों की रेडी है। एक बंदा है जो कि ओनर है और एक बंदा है जो उसकी हेल्प करता है। अब यहाँ पर तो अगर देखा जाए कोई ऐसी प्रॉपर हिरार्की भी नहीं होगी, कोई ऐसी डेजिग्नेशन भी नहीं होगी, कोई ऐसा फॉर्मल एटीट्यूड भी नहीं होगा, कोई ऐसा हायरिंग प्रोसेस भी नहीं होगा, कोई ऐसा सैलरी का प्रोसेस भी नहीं होगा। मतलब सारी चीजें क्योंकि इतनी मोनोटोनस सी है कि उसमें कोई प्रॉपर प्रोसेस लगाएंगे तो पागल कर देंगे। तो यहाँ पर चीजें क्या बड़ी इनफॉर्मल सी चलती। तो लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की, जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में होता यह है कि कंपनी होती क्या है। देखो, ये बिजनेस है, इस बिजनेस को फंड्स की जरूरत पड़ी। फंड्स का मतलब कैपिटल की जरूरत पड़ी। अब इसके पास पर्सनल पैसे खत्म हो चुके हैं, यानी इसके पास जितने भी अपने क्या सेविंग्स थी वो सारी की सारी इसने कहाँ लगा दी? बिजनेस में लगा दी। अब इसको और पैसे चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड से लेके चलता हूँ ताकि और बात समझ आ जाए। अब बैकग्राउंड क्या है जरा इसका गौर से देखिएगा। एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल ट्रेडर। अब ये सोल ट्रेडर है, इसको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले ये पैसे कहाँ से अरेंज करेगा? अपने घर से, अपने फादर को बोलेगा, अपनी पर्सनल इनकम लाएगा। यानी कि मैं कहूंगा कि सबसे पहले ये अपनी पर्सनल सेविंग्स को बिजनेस में इंजेक्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ऐसा ही। अब लेट्स सपोज इसके पास पड़े हैं 2 लाख रुपए। अब बिजनेस स्टार्ट करने की जो वर्थ है वो लेट्स सपोज है कितनी? 6 लाख। यानी कि इसके पास अभी भी कितनी अमाउंट कम है भाई? 4 लाख की अमाउंट, 4 लाख की अमाउंट कम है। अब 4 लाख की अमाउंट क्या है? कम है। अब ये 4 लाख पूरे करने हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस चला रहा है, मेरी हेल्प करना कि मैं
चलो मैं ही बिजनेसमैन हूँ, वो सोल ट्रेडर मैं ही हूँ, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैंने बिजनेस पे लगा दिए, मजीद मुझे 4 लाख रुपए चाहिए, आपको मैं 4 लाख अरेंज कैसे करूँ? शाबाश, वेरी गुड। नहीं, शेयर्स की भी बात नहीं करते हैं हम, एक ही, क्योंकि सोल ट्रेडर है ना, उसने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया। वो कहते हैं मैं कंपनी कंपनी के चक्कर में नहीं जाना चाहता, मुझे पता भी नहीं कंपनी कैसे बनती है क्या नहीं है। तो मैं सिंपल सी काम काम ये करूंगा कि मैं या तो बैंक जाऊंगा, या मैं किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले के पास जाऊंगा, और उसके बाद जाके क्या कहूंगा कि मुझे कुछ अमाउंट उधार के फॉर्म में दे दो, उसी को लोन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब मैं बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए, चलो मेरे मेरे दोस्त है तो फिर वो मुझे जानता है ना, मुझे लोन दे सकते हैं। मेरी फैमिली में से किसी के पास जाऊंगा, वो मुझे जानते हैं, मुझे लोन दे सकते हैं। बैंक मुझे लोन देने से पहले ना 10,000 दफा सोचेगा, अबे कौन है ये, कहाँ से आया है, अचानक पैसे मांग रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पास इतने पैसे भी हैं कि मुझे वापस कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से सवाल होंगे जिसकी वजह से डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है कि भाई आपका पास्ट, आप लेट सपोज मैं पहले जॉब करता था कहीं, मेरी जॉब पे सैलरी थी 35,000 रुपीज। अब अगर, क्योंकि बैंक से जब आप लोन लेते हो ना, तो बैंक आपके फाइनेंशियल्स देखता है। फाइनेंशियल्स कैसे, कि मिसाल के तौर पे मेरा बैंक अकाउंट चेक करिए कि मेरी इनकम कितनी है। अगर मेरी इनकम कम है और मैं लोन मांग रहा हूँ 4 लाख रुपए का, तो मैं पूरा कैसे करूंगा उस लोन को? क्योंकि बैंक को भी तो अंदाजा है ना कि ये बंदा जो मुझसे लोन ले रहा है और 35,000 रुपये ये साला कमाता है, तो ये अपने घर के खर्चे पूरे करेगा या फिर लोन देगा? अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये हो और बैंक को बता दो कि भाई मैं सिर्फ 35,000 रुपये तक क्या करते हैं इस्तेमाल, बाकी के मैं आपको क्या करूंगा, रिमेनिंग लोन के उतारने की फॉर्म में दे दूंगा। तो यहाँ पर एक सोल ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बैंक लोन लेने में भी तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी का मतलब उसकी कोई इतनी से नहीं होती, उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती कि कोई भी उसको आगे क्या कर सके, बैंक लोन दे सके। तो ये बहुत डिफिकल्ट स्टांस होता है एक सोल ट्रेडर के लिए टू एक्वायर अ लोन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बैंक। ठीक है जी। अब ये मसले को हल कैसे किया जा सकता है? इस मसले को हल इस तरह से किया जाता है कि अपने पर्सनल एसेट्स बेच दे। गाड़ी है बेच दी, घर पे सोना पड़ा बेच दिया, कोई लैंड है बेच दिया। लेकिन आपको एक बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये जितनी भी एसेट्स हमने बेचे हैं, इनको बनाने में एक बहुत अरसा लग जाता है। लैंड अगर घर है उसको बेच रहे हैं, उसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है, और आपको सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, और उस 4 लाख रुपए के चक्कर में आपने इतने लाखों की चीज बेच दी। अब उसके बदले कोई दूसरी चीज भी नहीं आ सकती, तो इवेंचुअली तो ये लॉस का ही सामना होगा। तो हम कहते हैं कि भाई ओनर को, सोल प्रोप्राइटर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, जब उसको अपने बिजनेस को ग्रो करवाना होता है, तो उसके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता कि वो इजीली क्या कर सके, ग्रो कर सके, और इवेंचुअली वो अपनी उसी स्टेट पे रहता है जिस स्टेट पे वो अभी है, ग्रो नहीं कर पाता। अगर किसी बैंक ने उसको लोन दे भी दिया, तो उस बिजनेसमैन के लिए इतना ज्यादा ये हसल हो जाता है उसको पे करना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो बैंक से 4 लाख रुपए का लोन ले भी ली, तो बैंक मुझे बोलेगा भाई कितने साल में उतारोगे, मैं बोलूंगा भाई 3 साल में उतारूंगा। जाहिर सी बात है इतना बड़ा लोन है, मैं 1 साल में कैसे दे सकता हूँ, 6 महीने में कैसे दे सकता हूँ? तो मैंने 3 साल की बात की। अब जाहिर सी बात है बैंक मुझसे कोई इंटरेस्ट लेगा। बैंक ने बोला भाई मैं साल का 10% आपसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। यानी एक तो मुझे सालाना 40,000 रुपये पे भी करना है, सही है, या 4,000 रुपये, 40,000 रुपये मुझे क्या करना है, सालाना इंटरेस्ट की फॉर्म में पे भी करना है, सही है। अब मैं सालाना इंटरेस्ट की फॉर्म में पे करूंगा तो मैं इतना कमा रहा हूँ कि एक तो मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया है, और ऊपर से मैं सालाना इंटरेस्ट भी पे करूँ। और इससे बड़े दुख की बात है कि आपको ये 4 लाख रुपए का लोन लेने के लिए कोलेटरल अपनाना पड़ेगा। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल कहते हैं गिरवी रखवाना किसी चीज को, कि आपके पास कुछ एसेट होगा, आपने बैंक के रिस्क को कम करने के लिए आपने बैंक को बोला भाई ये कुछ टाइम के लिए रख लो, मैं अगर पैसे ना दे सकूं तो आप इसको बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना। ये तरीकेकार आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। लेकिन एक दूसरा तरीकेकार क्या हो सकता है सोल ट्रेडर के पास, कि वो अपने आसपास ऐसे इंसान को देखे जो इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने की ख्वाहिश रखता हो, और उसको बोल सके कि भाई अगर आप मेरे बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
तो मैं अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा आपको दे सकता हूं अगर आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या आ जाता है मेरे बच्चों, पार्टनर्स आ जाते हैं। फिर इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, फिर आती है कंपनी। अब कंपनी का अच्छी बात यह है कि कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस के शेयर्स को सेल करती है, किसको, जनरल पब्लिक को। अपने बिजनेस के शेयर्स को सेल करती है जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को शेयर किस तरह सेल करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, ये लोग जाते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मिसाल के तौर पर डॉलमेन मोड़ पे दुकान खोल ली, अब कोई भी आएगा उनके पास से चीज ले सकता है। समझ लो कि भाई स्टॉक मार्केट की जो डॉलमेन मॉल है वो कौन सी है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वहां कंपनी के शेयर्स बिकते हैं और परचेज किए जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गया, मैंने वहां अपने आप को लिस्टेड करवाया, यानी मैंने अपनी कोई जगह खरीदी और मैंने कहा, मैंने अपनी जगह खरीदी और मैंने कहा कि यार मैं अब इसको बेचता हूँ। अब आप लोग आए, आपने कहा सर कितने का एक शेयर है, मैंने कहा 100 रुपए का एक शेयर है। आपने मुझे 100 रुपए दिए और आपने मुझसे एक शेयर खरीद लिया। ये मेरे पास आती है, कहती है कि सर मेरे पास 1000 रुपए, 1000 रुपए रखे, मुझे 10 शेयर दे दें। आप मेरे पास आते, आप कहते हैं मेरे पास 5000 रुपए, आप 5000 रुपए ले। तो सबने मेरी कंपनी के शेयर लिए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, उनके पास जितने पैसे थे। तो आप लोग मेरी कंपनी के लिए क्या बन गए, शेयर होल्डर। अब जाहिर सी बात है, जब आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे तो शेयर होल्डर बनने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। और वो बातें क्या हों, मैं आपको बोलूंगा देखो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको मैं क्या करूंगा, ईयरली अपने प्रॉफिट में से जो बिजनेस कमाएगा ना उसमें से कुछ हिस्सा दूंगा। उस हिस्से को मैं नाम देता हूं डिविडेंड। ठीक है, उस हिस्से को क्या नाम दिया जाता है, डिविडेंड। कि मैंने जो कमाया, यानी बिजनेस ने 1 लाख रुपए कमाया, अब बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को हिस्सा दे रहा है। अब हिस्सा किसको दूंगा, अगर मेरा किसी ने 100 रुपए एक शेयर खरीदा है, तो क्या मैं इसको 5000 पे करने वाले बंदे के हिसाब से डिविडेंड दूंगा, कभी भी नहीं। मैं डिविडेंड जो एलोकेट करूंगा वो हर किसी को उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से करूंगा। मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, मैंने अगर 1 लाख रुपए का डिविडेंड, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो मैं चाहता हूँ 50,000 रुपए मैं डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बांट दूं। अब मैंने शेयर होल्डर्स को दिया, हर किसी बंदे का मैंने कैलकुलेट किया, भाई इसको 10 रुपए मिलने चाहिए इसमें से, इसको 5000 रुपए मिलने चाहिए, इसको 100 रुपए मिलने चाहिए, इसको 10,000 रुपए मिलने चाहिए, इसको 3000 रुपए मिलने चाहिए। ये वर्ड मैंने क्यों बोले, क्योंकि मैंने जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने फैसला किया था। अब एक बंदा जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है उसको मैं 1000 रुपए का तो प्रॉफिट नहीं दे सकता, 5000 का तो प्रॉफिट नहीं दे सकता। जिसने मेरी कंपनी के 5000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, मेरी कंपनी के 50 शेयर्स खरीदे हैं, वो क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं उसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट देना शुरू करूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो डिपेंड करता है कि आपने जितना शेयर मुझसे खरीदा है, मैं आपको सिर्फ उतना ही क्या करूंगा, रिटर्न दूंगा। ये तो मैंने उसको कह दिया अपने शेयर होल्डर को। साथ ही साथ मैंने कहा कि देखो आप मेरे बिजनेस की डेली ऑपरेशंस में डेली ऑपरेशंस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे, क्योंकि देखो आपका मकसद क्या था, पैसे लगाना, मुनाफा कमाना। अब मैं बिजनेस कैसे करता हूँ, किस तरह से डील करता हूँ अपने कस्टमर को, ये बात आपको कोई तंग करने की जरूरत है। ठीक है, आप क्या बन चुके हो, ओनर, एक ऐसे ओनर जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब एक बच्चा बोल सकता है कि सर ऐसा क्यों किया, सवाल है ना कि भाई शेयर होल्डर क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। क्योंकि बात सही है बेटा, मेरा शेयर होल्डर है ना, हर अलग नेचर का है। कोई दुकान वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई चाय वाला है, कोई पान वाला है, कोई पता नहीं हाउस हाउस वाइफ है, कोई दादा है, कोई नानी है, मुझे पता नहीं कि मेरे मल्टी, अब सबकी सोच अलग। अब मुझे सब मशवरा देना शुरू करें। जैसे जिंदगी में एक पहलू आता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे लोग आपको मशवरा दे रहे होते हैं जिनका आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता।
सही है ना। और आप बोलते हैं अबे यार कभी जिंदगी में कुछ कुछ जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग आपको मिलेंगे कहेंगे यार एसीसी की डिमांड नहीं है, सीए की डिमांड है, सीए की डिमांड नहीं है, एसीसी की डिमांड है। इस तरह की फजूल की बातें करेंगे। तो पहले उनको देख लेना कभी उन्होंने कुछ उखाड़ा जिंदगी, खुद किया है सीए एसीसी। और अगर किया है तो कभी ऐसी बात नहीं होगी। और अगर नहीं किया तो जरूर ऐसी बात बोलेगा। तो उससे एक फौरन सवाल पूछना, बेटा तूने किया है कभी सीए? हाँ यार मैंने एडमिशन लिया था लेकिन हो नहीं पाया। तो बोला चल निकल घर से। क्योंकि मशवरा हमेशा उसी से लेना जिसने कुछ जिंदगी में उखाड़ा हो। समझे ना। तो ये चीज बच्चों को बहुत होती है कि सर मेरे फला चाय ताया ने बोला, मेरे फुप्पा ने बोला कि यार सीए बड़ा मुश्किल है। तो फुप्पा को फौरन लड़की प्यार मोहब्बत से बोलो, फुप्पा आपने किए? नहीं किया ठीक है चले जाए। बस इनका हंसना उनकी जिंदगी तबाह कर देगा। फटा करना मुझसे टैक्टिकली लिया करो। ठीक है जी। तो कहने का मकसद क्या है कि आप हमेशा किसी भी चीज पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बीइंग अ शेयर होल्डर। रीजन रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि बिजनेस चलता कैसे है। तो आपका मशवरा तो मेरे लिए बेकार ही हुआ। आप हैं मेरे ओनर, लेकिन आप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या ये बात हमें समझ आ गई भाई? लेकिन यार बात सारी ये है कि कुछ ऐसे काम भी तो होंगे ना जिसमें मेरा शेयर होल्डर दबेगा। हर काम में मैं इसको बोलूं कि यार तूने बीच में बकवास नहीं करनी, तूने कुछ भी नहीं बोलना, तो बोलेगा पागल पागल तो नहीं है। मतलब एक तो मैं तेरे को कुछ बोल नहीं रहा, ऊपर से तू मेरी बजाय जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा ग्रे एरिया रहा कि जहां मैं तेरी बजा सकूं। तो बोला हाँ ठीक है, चार काम ऐसे होंगे जिसमें तुझे बोलने का हक है। चार काम ऐसे होंगे जिसमें तेरे को बोलने का हक है। वो चार काम कौन से, आप देखते हैं। पहला काम, अगर प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा होगा, अगर प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा होगा तो शेयर होल्डर यहां पर दब सकता है। हाँ भाई, प्रॉफिट में डिक्रीज क्यों आ रहा है? अच्छा क्यों पूछ सकता है? इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। जब डिविडेंड नहीं मिलेगा तो उसकी सड़ेगी, चमाटे कराएगा फिर। तो भाई प्रॉफिट कम होगा ना, तो आपको वो आपके साथ उसकी बनेगी नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा। मैं मार्कर कलर चेंज कर देता हूँ। प्रॉफिट का डिक्रीज हो जाना। दूसरा, डिविडेंड का प्रॉपरली पे ना होना। किसी साल में डिविडेंड देता हूं, अब मिसाल के तौर पर बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट किया, एक साल मैंने आपको डिविडेंड दिया है, दूसरे साल में आपको कहते हैं अरे यार पता है मसला क्या है, आगे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, इस साल डिविडेंड कर दो माफ। अब जाहिर सी बात है ओनर है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अब इसकी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी फिलहाल समझ नहीं आएंगी कि भाई ओनर कैसे मना कर सकता है। तो ओनर ही तो मना करेगा, और कौन मना करेगा? मतलब अगर एक बिजनेस है, आपके पास प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब आपने बोला यार आने वाले वक्त में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसके लिए पैसे सेव कर लेता हूँ। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि मैं इस पैसे को उड़ा दूंगा। सेव करना बेटर ऑप्शन है ना। तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को टेक केयर कर रहे होते हैं। देखो डायरेक्टर्स होते क्या हैं, जरा सुनिए। आपकी कंपनी है, जैसे मिसाल के तौर पे इसको जरा इस तरह से देखते हैं कि ये एक कंपनी है, या कंपनी छोड़ो, ये समझो कि ये पीआरसी मार्च बैच के स्टूडेंट हैं। अल्लाह माफ करे, ये मार्च बैच के स्टूडेंट हैं। इन्होंने कहा कि यार हमारे पास बहुत पैसा है, पैसा बहुत सुकून नहीं जिंदगी में, इतना पैसा है। उन्होंने बोला यार इस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाएंगे फुल शपाटर लगे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं। अब कंपनी इन्होंने बनाई, इनको इनके पास पैसा था, ये वो जाहिल पैसे वाले थे, इनको इनको पैसे पता थे कहाँ लगाने, लेकिन उस पैसे से कमाना कैसे उनको नहीं पता था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, बहुत पैसा होता है लेकिन उनको सेंस नहीं होता कि वो उड़ाना कहाँ है। ये वो, और उसको कहते हैं नया नया अमीर होना।
जो नया नया अमीर होता है ना बौखला जाता है, अभी ये भी ले लूंगा, अभी वो भी ले लूंगा। तो वो इंसान हमेशा जिंदगी भर ये सोचता है कि पैसा आएगा ना तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, मैं पैसा मेरे पास पैसा होगा तो ब्रांडेड कपड़े आ जाएंगे। अबे जाहिल, ब्रांडेड कपड़े तो आ जाएंगे लेकिन उसको पहनने का अंदाज कहाँ से लाएगा? असल चीज है वो कैरी करने का निजाम, कि आप उसको कैरी, आप खुद को कैरी कैसे करते हो। आपने थ्री पीस सूट, जैसे मिसाल के तौर पे शादी ब्याह में वो नहीं दूल्हे थ्री पीस सूट पहनते हैं, वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में एक दफा उन्होंने सूट पहना है, अब फिर कभी पहनेंगे नहीं, ना उनका जिस्म उस तरीके का, ना उन्होंने उस चीज को कभी इतना यूज टू किया है। तो कहने का मकसद है जब नया नया एनवायरमेंट आता है ना एडजस्ट नहीं होते। लेकिन एक ऐसा बंदा जो डेली सूट पहनता है, उसको पता है मुझे खुद को कैरी कैसे करना है, उसे पता है कि मैं कंफर्टेबल इस चीज में कैसे हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि बात दफा आप क्या करते हो, ऐसे एरिया में चले जाते हो कि जहां आपको पता नहीं होता कि इसको कैरी कैसे करें। तो ऑलवेज लर्न हाउ टू कैरी द थिंग्स, जिसकी वजह से अगर आपके पास वो चीज ना भी हो तो भी आप ब्रांड लगो। आप देखो हर हर चीज के पीछे है ना उसकी एक मेहनत है। अगर आपने वो मेहनत कर ली और आप उस काबिल हो गए, तो आपको फिर कोई और पैकेजिंग की जरूरत नहीं है अपने आप को ब्रांड शो करने के लिए। व्हेन यू एंटर इनटू द रूम, पीपल विल अमेज कि हाँ भाई कोई आया है। लेकिन ऐसा लाना पड़ता है। अब इन्होंने पैसे लगा के यहाँ कर दिए इन्वेस्ट, अब इनको कद्दू कुछ नहीं पता बिजनेस चलता कैसे। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनको ये बिजनेस करना आता है, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनको बिजनेस करना आता है, जो बिजनेस हम चाहते हैं। तो इन्होंने लोगों को बुलाया और उनका नाम था डायरेक्टर। उनको बिठाया, दूध पत्ती पिलाई और बोला कि भाई देखो हमने पैसा लगा दिया, कंपनी बना दी है, लेकिन हमें नहीं पता बिजनेस चलाते कैसे। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, चला भी दूंगा। तो ऐसे लोगों को क्या कहलाते हैं? डायरेक्टर्स कहलाते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि कंपनी में जो पैसे लगे हैं उसको कैसे चलाना है, किस तरह से चलाना है, ये सारी चीजें की जिम्मेदारी उनकी है, उनको पता है। और वो इस चीज में माहिर है। अगर उनकी तरफ से कोई गलत फैसला आ जाए तो आपके लग गए, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर को, अगर डायरेक्टर का कोई ऐसा डिसीजन जिससे प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा है, जिससे डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर की मिस हो रही है, तो डायरेक्टर को जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये मैंने क्यों स्टांस लिया। मैंने इस साल अगर आपको डिविडेंड नहीं दिया है ये बोल के कि आने वाले वक्त में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन, आप किसी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पे आपने 2 साल मुझे डिविडेंड नहीं दिया और आपने क्या किया, मैं आपको टेक ओवर, मैं किसी और कंपनी को क्या करता हूँ, टेक ओवर कर रहा हूँ। अब टेक ओवर करते हुए मेरा शेयर होल्डर बोलेगा ना भाई एक बात बता, हमें तेरे को देने के लिए पैसे नहीं है, तू टेक ओवर कर रहा है बिजनेस। तो आप उसको क्या समझाओगे? भाई देखो वो सामने वाली चीज है ना सस्ते में मिल रही है, जब वो मेरी कंपनी के अंदर आ जाएगा ना तो एक डोमेन और ऐड हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कंपनी हो जो अकाउंटिंग सर्विसेज देता है, अब आप अपने बिजनेस का एक डोमेन बढ़ा दो और आप मार्केटिंग का भी काम करना शुरू कर दो, तो उसमें फेलियर के चांसेस भी तो होंगे ना। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कंपनी सामने नजर आए जिसके जो अपने बिजनेस को इसलिए नहीं चला पा रही क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, बाकी बेहतरीन काम करते हैं लेकिन पैसे ना होने की वजह से ग्रो नहीं हो पा रहे बेचारे, आपको कहा एक काम करते हैं इसको मैं ले लेता हूँ, खरीद लेता हूँ, पैसों की जरूरत ऐसे पूरी हो जाएगी और ये मेरी जरूरत ऐसे पूरी कर लेंगे मेरे लिए काम करके। अब मैं अकाउंटिंग का भी काम करवा सकता हूँ और मार्केटिंग का भी क्लाइंट पकड़ सकता हूँ, तो मेरा तो स्पैन बढ़ गया ना। तो यहाँ पर आप अगर किसी को टेक ओवर करते हैं तो आपको समझाना पड़ता है कि भाई क्या पर्पस है। तो ऐसे ही नहीं आप मुंह उठा के बोला कि भाई आज के दिन में ये कंपनी खरीदूंगा, शेयर होल्डर जूते मारेगा। फिर इसके बाद आखिर में है कोई आपको, कोई सेकंड कंपनी आपको टेक ओवर कर ले, सही है ना। एक है आप किसी को टेक ओवर करो और सेकंड कंपनी आपको टेक ओवर कर ले। जो आपको टेक ओवर कर रहे हैं तो समझ लो ना फिर आपने पूरी जिंदगी करा क्या, चने बेचे। ये नौबत आ गई कि आपको भी कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर करे। तो ये 4 ऐसे मौके हैं जिसमें शेयर होल्डर की चीखें निकलेंगे और वो आके आपसे बोलेगा भाई क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजों का आपने देखना है। तो हमारे पास भाई इंटरनल स्टेक होल्डर यानी कि वो स्टेक होल्डर जो कंपनी के अंदर होते हैं, वो स्टेक होल्डर जो कंपनी के अंदर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक ओनर्स,
स्लैश शेयर होल्डर्स, एक एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के अंदर दो कैटेगरी है, एक को कहते हैं टेक्निकल, एक को कहते हैं ऑपरेशनल। मैं अजीब हैरान इस बात पे हुआ कि आप बच्चों ने विजन मिशन वाली चीज पढ़ी, लेकिन वहां पर स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल लिखा था, किसी ने पूछा नहीं। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो पढ़ा नहीं है, या पढ़ के समझ लिए, या वो पूछने की हिम्मत नहीं की। स्ट्रेटेजिकल क्या होता है? मैं हमेशा जो काम करना चाहता हूँ उसकी सोच कैसे होगी, यार मुझे ये काम करना है, नहीं नहीं, विजन अलग चीज है। मैंने सीए करना है, सीए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर वो सारे काम मैं खुद करूं, कि मैं आऊं आईकैप पे डायरेक्ट एडमिशन लूं, पीआरसी की किताबें उठाऊं और खुद पढ़ना शुरू करूं, तो मैं स्ट्रेटेजिक काम भी करूंगा, टेक्टिकल काम भी करूंगा और ऑपरेशनल काम भी करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी इदारे में आ जाता, तो कैसे करना है, कब कौन सा पेपर देना है, कैसे मेरी जर्नी चलेगी, वो काम कौन कर रहा है? इदारा। टीचर्स क्या है? जो काम आप खुद से कर रहे थे उसको करवाने के लिए बैठे हैं, टेक्टिकल। यानी जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको डुएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लोग आपके पास बैठे हैं, और आपको आप पे क्या काम करना है? ऑपरेशनल का काम करना है। तो हमारी कंपनी के अंदर, सॉरी हमारे बिजनेस के अंदर, ये तीन तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसे कहते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओनर्स हमेशा स्ट्रेटेजिक में आते हैं, ओनर्स हमेशा स्ट्रेटेजिक में आते हैं, ये सोच है, ये माइंड है। और बाकी जो दो एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये काम होगा जिससे कैसे करेंगे। आईटीबी का, आईटीबी की बुक है, आप उठा के खुद से पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन एक टीचर को बेहतर पता है किस तरीके से किससे क्या चीज का पढ़ा हुआ कि बच्चे को बेहतर तरीके से समझ आता है, कौन सा क्वेश्चन किसको कितनी डेप्थ में जाकर समझाना है, किस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने क्योंकि आगे वाले चैप्टर में उसका लिंक है। तो ये चीज मुझे पता है, आप पढ़ोगे, पढ़ तो समझ रहे हो, बहुत अच्छा भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस किसकी कितनी है वो शायद समझना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी समझना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ आ जाए। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। तो टेक्निकल वाले कौन होते हैं? जिनको पता होता है कि काम एक्चुअली परफॉर्म कैसे होगा, किस किस तरह की डिफिकल्टी आ सकती है, कौन कौन से इश्यूज फेस हो सकते हैं, उन सब की कैलकुलेशन करने के बाद वो अपने ऑपरेशनल स्टाफ को कहते हैं कि आप वैसे काम करोगे तो मसला नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा भाई डेली का 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे मसला नहीं आएगा, ये मैंने कहा। अब आप कहते हैं कि यार आईटी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पूरा दिन बैठ के आईटी भी पढ़ना शुरू कर दूं, तो ये तो घूमने वाली बात है। ऐसा नहीं करना, हर चीज को बैलेंस करके चलना, ठीक है। और अकाउंटेंट्स किसी भी चीज को बैलेंस करने में सिर्फ बैलेंस शीट के बड़े नाकाम हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी बच्चे को कोई बात में मसला है नहीं है? क्या मसला मेरे बच्चे? वो प्रेफरेंस आप चैप्टर नंबर 4 पे चले गए, चैप्टर नंबर 4 पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे हम बात करते हैं, वहां पर आप चले गए। अभी फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम जो भी शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं वो ऐसा शेयर होल्डर है जिसको उसकी इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज पे हम क्या कर रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। अब क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं चाहूंगा कि आप बुक है, बुक निकालें, और बुक निकालने के बाद जरा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बुक खोल देता हूँ। बुक निकालें और बुक निकालने के बाद इस वाले पोर्शन को जरा डिस्कस करें, पढ़ें। क्लास में ही एक रीडिंग हो जाएगी इस मुश्किल एरिया की, तो अच्छा रहेगा। कौन? अभी क्या आ रहा है? कहाँ वाले का? ये वाला पोर्शन, इसको मैं चाह रहा हूँ आप मेरे सामने ही रीड कर लें, और अगर कोई मसला हो तो आप हैंड ऑन सॉल्व कर सकते हैं इसे। मैं भी इसे थोड़ा बहुत रीड करके आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। मैं आपको बुक से इसलिए रिकंसाइल कर रहा हूँ कि बाद बच्चों को डाउट होता है कि सर की बात बोलिए वो मान सकते हैं, आपसे बोलिए कि कहीं लिखी हुई थी। तो वो मैं दिखा देता हूँ।
every business involves transaction with people, ठीक है? Those people are affected by the business and therefore have stake in it. भाई किसी का किसी चीज का इंटरेस्ट होगा तभी तो इफेक्ट होगा। अभी ये मिसाल के तौर पे बच्चा आया, अगर ये किसी और की क्लास में लेट जाता तो मुझे कोई मसला था, मेरे इंटरेस्ट में आ गया, इसने कीड़ा किया ना, तो हमने मदद की। तो भाई स्टेक जब आपका होता है तभी तो आप किसी को कुछ कहते हो, तभी तो आप किसी के उस बिहेवियर से इफेक्ट कर जाता है। तो भाई यहाँ पर हमारा मेरे का जो है वो ये है, यानी कि हम इस म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से आपको मिले, वरना हम मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम मिले हैं अब यहाँ कोई इस पे सही तरीके से सिंसियरिटी के साथ काम नहीं करेगा, फिर वो मेरे साथ ये सही नहीं। मेरी रिस्पेक्ट, एक इंसान बोले कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देता, ऐसी रिस्पेक्ट को एक काम करो, ठीक है, या उसको आग लगा दो। भाई मेरी रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है, इस सब्जेक्ट के साथ सिलसिले होना एक अलग बात है। एक बच्चा जो मुझसे बात नहीं करता तो मेरे सामने सलाम दुआ नहीं करता, लेकिन इस सब्जेक्ट का सिलसिला हेल्थी ऐसे ही है, मुझे नहीं मुझे तेरा सलाम नहीं। लेकिन एक बार मैं दोस्ती के लिए लगा के बैठा, लेकिन यहाँ पर सिलसिले तो ज्यादा चमाट है, इस चीज को समझते हैं। आगे they are referred to as stakeholder or people who have an interest in the business, जिनका इंटरेस्ट हो गया, अभी हमने बात पढ़ी। In business, stakeholder is an individual group of companies that interest in an organization and the outcome of the operations. Common example of stakeholder include employee, customer, shareholder। ये हमने पढ़ा। अभी हमने सिर्फ कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ा है? अभी हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा। तो मैं चाहूंगा कि आप इंटरनल स्टेक होल्डर को सुकून के साथ डिस्कस करें। यहाँ पर एक टर्म आपके पास आएगी, वो टर्म कहलाएगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। कौन सी टर्म आएगी? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। हाँ बिल्कुल, बाहर से बंदे बुला दो, ऐसा ही बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसको थोड़ा ठीक तरीके से एलोबरेट कर देंगे तो हमारा मसला हल होगा। तो मैं चाहूंगा बेटा आप जरा अच्छे तरीके से, अभी 11:15 हो रहे हैं, 12 बजे तक इसको सुकून से रीड करें, अंडरलाइन करें, ताकि हम डिस्कस कर सकें। क्योंकि आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये पावर और सॉरी स्टेक होल्डर की तमाम एरियाज को कवर कर लें। फिर एक छोटा सा एरिया रह जाएगा जो कि आज कवर हो सकता है, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, इसको नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे इस सवाल इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। इनिशियल क्लासेस हैं, तो जो मैंने आपको टाइम टेबल शेयर किया है उससे थोड़ा सा डिले है, लेकिन क्लासेस वही लगेंगे, हमारी कोई क्लासेस शिफ्ट नहीं हुई। तो इस चीज से आप बेफिक्र हो, बेटा तेरे थोड़ा नहीं देखना, हटाना तो ठीक है। तो स्टार्ट करें, सुकून से रीड आउट करें, कोई मसला हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे।
डिस्कस की थी वही आ गई, वो ऐसी चीज जो आपको समझ में आएगा या रीड ही नहीं किया अभी तक, कोई फर्क नहीं है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में कोई फर्क नहीं। सुन, कोई भी ऐसा इंसान जिसका बिजनेस से इंटरेस्ट होगा वो स्टेक होल्डर, लेकिन हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर जरूर होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो ओनर है, ओनर का इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरा ओनर होने की वजह से उसका इंटरेस्ट है। रिपीट कर देता हूँ, हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होगा, लेकिन हर शेयर होल्डर स्टेक होल्डर जरूर होगा। स्टेक होल्डर में आपके पास एम्प्लॉयज भी आते हैं, आपके पास कस्टमर भी आते हैं, आपके पास सप्लायर्स भी आते हैं, आपके पास गवर्नमेंट भी आती है, आपके पास लोकल कम्युनिटीज भी आती हैं, आपके पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हमारे होंगे, यहाँ के ओनर्स, यहाँ के एडमिन, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दूसरे काम करने वाला स्टाफ है वो, फिर इसके बाद कौन, इलाके वाले, क्योंकि हमारी बाइक्स में लगती हैं, आने वाले जाने वाले लोगों को तकलीफ होती होगी, तो जो आसपास रहते हैं वो भी स्टेक होल्डर है, लेकिन उनका कनेक्शन हमसे डायरेक्टली नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस स्टेक होल्डर के अंदर ये समझना है कि जो तीन तरह के स्टेक होल्डर हैं, जिसको मैंने अभी समझाया, उसमें सबसे पहले क्या था, इंटरनल स्टेक होल्डर, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, आई गेस कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई थी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो बाहर के लोग हैं, अब बाहर में कौन कौन आता है, सप्लायर्स आते हैं जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, कस्टमर्स आते हैं जिनको हम गुड्स बेचते हैं, बैंक्स आ जाती हैं जिनसे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अब वो लोन की फॉर्म में हो, पेमेंट की फॉर्म में हो, किसी भी अंदाज में हो, हम उनसे क्या करते हैं, कोई ना कोई इंटरेस्ट, कोई ना कोई उनसे कनेक्शन हमारा होता ही है। गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट भी हमारा स्टेक होल्डर है, क्यों, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर हम कोई इलीगल काम करेंगे तो हमारी पकड़ होगी। तो कहने का मकसद ये, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम पे नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट हमारे से नहीं है, लेकिन अगर हमने उनकी चीज को फुलफिल ना किया तो हम पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। क्या ये बात समझ आती है? और हमारे पास एक और चीज है, लोकल कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज का मतलब ये है कि आपके पास बहुत से ऐसे इदारे होते हैं जो, जैसे मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज को जब हम अनफेयर डिसमिसल का मतलब ये है कि किसी गलत रीजन की वजह से मैंने एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो हमारे पास एम्प्लॉय की पूरी कम्युनिटी होती है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय यूनियन, वो आगे क्या करती है, बात करती है। अच्छा, एम्प्लॉय यूनियन आगे क्यों बात करती है, क्योंकि अगर एक बंदे के साथ गलत होगा, सामने इतनी बड़ी कंपनी है और आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो आपकी बात की उतनी सही नहीं होगी, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पीपल आके उस कंपनी से बात करेंगे तो एक अपनी से बनती है। तो इस तरह की यूनियंस आपको इस तरह से सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर बहुत से प्रेशर ग्रुप थे, हमारे पास बहुत सी ऐसी तंजीमें थी जिसकी वजह से हमारे लोकल जो बिजनेसेस थे उन पे इम्पैक्ट आने लगा था। जैसे कि बत्ते, आपके पास रमजानों में कारोबार नहीं होता था क्योंकि बत्ते की पर्ची आ जाती थी। अब ये जो सारी चीजें हैं उनकी वजह से भी तो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा था, और हमारी वजह से उन पे इम्पैक्ट क्या आ रहा था कि उनको और ज्यादा पैसे चाहिए थे, और उनकी वजह से हमारे पास क्या इम्पैक्ट, जैसे आजकल के हालात हैं। अब आजकल के जिस तरह के हालात हैं, क्या बिजनेस उस तरह से अपने आप को शोकेस कर सकता है जिस तरह से करना चाहिए? नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कोई भी आएगा और चीजें लेके जा सकता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसका हम पे इफेक्ट आता है। तो हमें ये समझना है कि मुझे किस, मतलब इसको और आसान ले लो, और सिंपल ले लो, आप और आपके साथ जुड़े जितने लोग हैं, आप और आपके साथ जुड़े जितने लोग हैं, आपका इंटरेस्ट सब में सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुन के समझ के जवाब देना। सवाल ये, सिनारियो ये है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसका नाम है मिस्टर ए।
अब इसकी लाइफ में बहुत से लोग होंगे, भाई बहन है, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, एम्प्लॉयर है, वहां के कोलीग्स है। ये सारे वो लोग हैं जो इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। क्या हर किसी का इस पे इन्फ्लुएंस होगा? सवाल को समझ के गर्दन हिलाया करो। क्या हर किसी का इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब ये जिन जिन लोगों को बातें बोलेगा करने के लिए, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो उसकी बात को मानेंगे? बहुत रेयर होंगे ना, बहुत कम लोग होंगे। तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस, कि मेरे काम से असरअंदाज। फॉर एग्जाम्पल, आप मैं और आप एक कनेक्शन में, अगर मेरा मूड खराब होगा तो इसका इम्पैक्ट पूरी क्लास पे आएगा, लेकिन अगर आप में से किसी का मूड खराब होगा उसका इम्पैक्ट पूरी क्लास पे नहीं आएगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा इन्फ्लुएंस इस क्लास पे ज्यादा है कंपेयर टू एक स्टूडेंट का। हाँ, अगर ग्रुप ऑफ पीपल का मूड खराब हुआ तो जरूर यहाँ इन्फ्लुएंस आएगा। समझ आ रही है बात आपको? कहने का मकसद फिर समझा देता कि आप एक पर्सनालिटी हैं। अब आपका ताल्लुक हर किसी से, आई गेस कि ये बहुत ज्यादा एको कर रहा है तो चीजें शायद समझ भी सही ना आ रही, इसको मैं बंद कर देता हूँ और आप बात समझें। कहने का मकसद क्या था, स्टेक होल्डर अगर आपको समझना है तो आसान तरीकेकार है। वो आसान तरीकेकार क्या है कि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ताल्लुक आपसे होगा, जो आपसे कनेक्टेड होंगे, जो आपसे बात करते होंगे, जिनका रिलेशन आपसे होगा। अब वो रिलेशन के पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं। हर किसी का इन्फ्लुएंस आप पे उस तरह से नहीं है। इन्फ्लुएंस का मतलब अगर कोई वो बात कहता है तो आप, एक बात है कि भाई आज से पढ़ लो, तो सबसे ज्यादा आपके पास आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्त, टीचर, एडमिन, आपके कुलीग्स, आपका एम्प्लॉयर, ये पूरी लिस्ट है जिनसे आप कनेक्टेड हो। उनमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आपका आपकी जिंदगी पे किसका होगा? पेरेंट्स का होगा इवेंचुअली, क्योंकि वो आपको फीड कर रहे हैं, वो आपको फंड कर रहे हैं, वो आपको ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो कहने का मकसद है कि आपकी कोई भी हरकत इन सारे लिस्ट ऑफ लोगों में किसको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी? पेरेंट्स को। फिर किसको करेगी? भाई बहन को। फिर किसको करेगी? रिश्तेदारों को। फिर किसको करेगी? दोस्त यारों को। फिर किसको करेगी? जो जिस जगह काम करते हैं वहां के कुलीग्स को। फिर किसको करेगी? एम्प्लॉयर्स। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो स्टेक होल्डर है वो आपसे कितना कर, मिसाल के तौर पे मेरा एक कस्टमर आता है, मैं इसको इस तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह समझते हैं कि मैं एक बिजनेस हूं और मैं अपने मल्टीपल सप्लायर से गुड्स मंगवाता हूं। ठीक है जी, कोई एक लेट सपोज ये कैमरा है, इस प्रोडक्ट को मैं अपने सप्लायर से मंगवाता हूं, मेरे पास 3 तरह के सप्लायर। अब किसी एक सप्लायर ने प्राइस बढ़ा दी तो क्या उसका इंपैक्ट मेरे पे नहीं आएगा? आएगा ना भाई, क्योंकि मैं उससे गुड्स लेता हूं। अब तीनों सप्लायर हैं, तीनों सप्लायर में से सबसे मैं गुड्स खरीदता हूं। अब मेरा कोई एक सप्लायर मुझसे जो मुझे गुड्स बेच रहा है वो महंगे में बेचेगा, तो इवेंचुअली मेरे पास से तो वो हट जाएगा, क्योंकि अब वो महंगी बेचना शुरू कर दिया। अब मेरे पास कितने लोग बच गए? 2। अब उन 2 में से भी एक अगर मुझे बोले कि भाई मेरे पास तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो आखिर में कौन बचा? वो एक शख्स। यानी कि मेरे सप्लायर की इन हरकतों की वजह से मेरा बिजनेस इफेक्ट कर रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने बेच दी गुड्स आगे, मैंने क्रेडिट पे खरीदी थी और मैंने सेल कर दी कैश पे, अब मैं उनको टाइम पे कैश नहीं दे रहा, तो मेरी इस हरकत की वजह से क्या मेरे सप्लायर पे इंपैक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मेरा एक कस्टमर है जो अभी नया नया मेरे बिजनेस में कस्टमर मेरी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए है, उसका इन्फ्लुएंस मेरे बिजनेस पे ज्यादा होगा, या फिर एक ऐसा कस्टमर जो पिछले 5 साल से मुझसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर ज्यादा होगा? 5 साल से ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमने मेंटेन किया हुआ अपने कस्टमर्स के साथ, कि भाई वो हमारा एक परमानेंट कस्टमर है और इससे हम डेली बेसिस पे डील करते हैं, और ये हमसे जो गुड्स लेता है वो एक अच्छे मयार की गुड्स लेता है, हमें प्रॉफिट होता है अच्छा, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? एक अपना वेल ऑफ, ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, जैसे मेरे पास 10 कस्टमर है, उन 10 कस्टमर से में से अगर 3 कस्टमर ऐसे हैं जो मेरे साथ पिछले 4-5 सालों से या 15-20 सालों से, या मेरे पास बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हैं मुझसे, तो ये कस्टमर्स मेरे लिए कहलाएंगे की कस्टमर, क्योंकि इनका फीडबैक भी क्या होगा? अब मिसाल के तौर पे मेरे बारे में कोई भी कुछ कहे,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे अगर बच्चे कह रहे हैं तो मुझे फर्क पड़ना शुरू होगा, क्योंकि भाई मेरी अल्टीमेट अवाम कौन है? आप लोग हो। बाहर का बच्चे का क्या पर्सपेक्टिव है, फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का मेरे लिए क्या पर्सपेक्टिव है, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी नहीं, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, कि भाई आप जिस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आ रहे हो, अगर वो आपको सही नहीं मिल रही तो ये मेरे सोचने का काम है, और अगर आपको सही मिल रही है लेकिन आप बाकी चीजों से खुश नहीं हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। भाई सिंपल सी बात है, अपने आप को थोड़ा सा है ना रिजिड बनाना पड़ता है इन टर्म्स कि यार कहीं पे कोई चीज कॉम्प्रोमाइज ना। हाँ, आप और मैं अच्छे तौर पे इस सब्जेक्ट के साथ इंसाफ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर जिंदगी में टाइम बचता है और आपको मूड लगता है बात करने का, मोस्ट वेलकम। समझ आ रही बात? लेकिन इसके अलावा तो बिजनेस भी यही है कि बिजनेस के जो की लोग होते हैं, की लोग का मतलब जो अपने अमल से इंपोर्ट, अब मेरा एक कस्टमर है, उसको मैं की कस्टमर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई वो हमेशा से मुझसे ही गुड्स खरीदता है, वो हमेशा मुझसे भी गुड्स खरीदता है और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास आज पहली दफा कस्टमर आया मैं उसको मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं उसको भी मुंह लगाऊंगा, उसको भी वही रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन जब बात आएगी इंपॉर्टेंस की तो मैं क्या करूंगा? इसी तरीके से की सप्लायर है। की सप्लायर क्या होता है? एक ऐसा सप्लायर जो आपके हर वक्त में मदद करता है, गुड्स को क्रेडिट पीरियड पे भी ज्यादा दे सकता है, डिस्काउंट्स भी ज्यादा ऑफर करता है। तो आप क्या करोगे यार, सबसे पहले किसी सप्लायर के पैसे दो या ना दो, इस सप्लायर के पैसे दे दिया करो। क्यों? क्योंकि यार ये मेरे मेरे बहुत काम है। तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि वो लोग जो आपके कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ टाइम पे ऐसा साथ देते हैं जिनकी वजह से आप उनकी बातों को समझते भी हो। अब फ्रेंड है, एक है बेस्ट फ्रेंड, एक है नॉर्मल फ्रेंड, कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा? तो बेस्ट फ्रेंड समझ लो आपका कनेक्टेड स्टेक होल्डर हो गया, और नॉर्मल फ्रेंड आपका क्या हो गया? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और आपका भाई क्या हो गया, बहन क्या हो गई? इंटरनल स्टेक होल्डर। ये है किसकी बात, कौन आपकी बात से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, किस बंदे का आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ज्यादा है और आपका किसकी लाइफ में इंटरेस्ट ज्यादा है, इसको कहते हैं स्टेक होल्डर। यानी कनेक्टिविटी आपकी किसके साथ ज्यादा है। तो हमने बात नॉर्मल अंदाज में समझने का क्या कहा, एक आपका भाई है, एक आपका स्टेक होल्डर है, सॉरी बेस्ट फ्रेंड है, और एक आपका फ्रेंड है। तो अब इंटरनल में कौन आ गया? भाई। कनेक्टेड में कौन आ गया? बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि की है। और नॉर्मल फ्रेंड कौन सा आ गया? एक्सटर्नल के अंदर। यानी अगर तीनों में से अगर किसी की बात सुनने की बात करोगे तो सबसे पहले किसकी बात सुनोगे? फिर तो यही चीज आपके पास बिजनेस में भी है, आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, लेकिन किसकी बात सुनना चाहोगे? की कस्टमर की। बहुत से सप्लायर है, किसकी बात सुनना चाहोगे? अब यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर्स में हमारे पास दो तरह के डायरेक्टर्स हैं। एक हमारे पास मेरे बच्चे एग्जीक्यूटिव है, और एक हमारे पास है नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। अब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव वही है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरी समझ लो कि ये भाई है, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है? भाई है, मेरी कंपनी का अपना बंदा है, मेरी कंपनी का अपना बंदा है, मेरा इंटरनल स्टेक होल्डर। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एक्सटर्नल भी हैं और कनेक्टेड भी हैं। अब ये बात बड़े गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, बड़ी आसान है और बड़े समझ आने वाली। पहले इसको बिल्कुल लेमैन अंडरस्टैंडिंग में लेते हैं। भाई एक बंदे से आपकी इस क्लास में मुलाकात हुई, जस्ट हाय हेलो थी, हाय हेलो होने के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद एक अच्छी फ्रेंडशिप बन गई। तो पहले जब हाय हेलो थी तब भी वो एक्सटर्नल था, जब उससे नॉर्मल फ्रेंडशिप हुई वो तब भी एक्सटर्नल था, लेकिन जब उससे और अच्छी जेलअप होने लगी तो अब बेस्ट फ्रेंड की क्राइटेरिया में आ गया। तो इसका मतलब वो किसमें कनेक्टेड, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? कनेक्टेड के अंदर। तो हर कनेक्टेड होता तो एक्सटर्नली है, हर कनेक्टेड स्टेक होल्डर होता एक्सटर्नली है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से क्या हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं मेरे स्टूडेंट्स की, तो मेरे लिए कौन सा स्टूडेंट है? पीआरसी का स्टूडेंट। अगर यहां पर बहुत से स्टूडेंट है वो मेरे लिए एक्सटर्नल है। बात समझ आ रही? आप लोग मेरे लिए इंटरनल हो, बाहर जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट घूम रहे हो मेरे लिए क्या है? एक्सटर्नल है। जो मुझसे पढ़ के जा चुके हैं वो मेरे से कनेक्टेड। क्लियर हुई बात? रिपीट करता हूं, आप लोग किस डोमेन में आते हो मेरे लिए? अगर मैं अपने स्टेक होल्डर्स को देखूं
आप इंटरनल हो, इस क्लास का पार्ट हो। एक वो है जो दूसरे लाइब्रेरी में बैठे हैं, यहाँ वहां बैठे हैं, वो मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल है, मुझे उनका कोई फर्क नहीं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। और दूसरे कौन है, जो मुझसे पढ़ के जा चुके, तो कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, उनके साथ एक नॉर्मल आगे बढ़ चुकी बात। तो इसी तरीके से डायरेक्टर्स की बात समझते हैं, ये हमारे होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये मेरी कंपनी के हर फैसले को संभालते हैं, ये मेरी कंपनी के हर फैसले को करते हैं, ये मेरी कंपनी के हर ऑपरेशन को लेके चलते हैं। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरी कंपनी के हर फैसले को नहीं करते। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरी कंपनी की फाउंडेशन के वक्त में एग्जिस्ट नहीं करते। देखो, फाउंडेशन का मतलब ये कि अगर आज बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उस वक्त अगर कोई मेरे साथ है तो वो मेरा इंटरनल है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे उस वक्त साथ नहीं होते। जो मेरी ग्रोथ में मेरा साथ देगा वो इंटरनल है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रोथ में साथ नहीं देते। यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी वजह से मैं इसको एक्सटर्नल में कंसिडर करता हूं और कभी कभार मैं कनेक्टेड में कंसिडर करता हूं। उसका रीजन ये है कि वो मेरी ना ग्रोथ में मेरे साथ थे, ना मेरे इनिशियल पीरियड में साथ थे जहां मैं स्टार्ट कर रहा था। अब होता यह है, एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बात को समझना और आसान हो जाए। अब मेरे पास एक बिजनेस है, लेट सपोज मैं यहां काम करता हूं क्लोथ्स का। अब मैंने कहा कि यार शू का भी काम करना, शूज का भी काम करना शुरू करते हैं। अब मुझे शूज का कोई आइडिया ही नहीं है, मुझे शूज बिजनेस का कोई आइडिया नहीं, कैसे होता है क्या होता है। तो मैंने देखा कि यार एक बंदा है जिसका शूज का बहुत अच्छा आइडिया है, उसने बहुत पास्ट में शूज कंपनी में काम किया है, बड़ा एक्सपीरियंस रखता। तो मैंने उस बंदे को कहा कि भाई एक काम करो, आप मेरी कंपनी में एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ जाओ। अच्छा भाई, क्या होता है ये ऐसा शख्स होता है जो कहलाता मेरी कंपनी का पार्ट है लेकिन होता नहीं है, जो कहलाता मेरी कंपनी का पार्ट है लेकिन होता नहीं है। सर ये कैसी बात कर रहे हो, समझाते हैं। अब बिजनेस के दो डिसीजन हैं, एक क्लोथ से रिलेटेड और एक शूज से रिलेटेड। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा ना, वो मेरे किसी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि मुझे क्या करेगा, एडवाइस करेगा, अपने ओपिनियन को शेयर करेगा। अगर मुझे उसका ओपिनियन समझ आया तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं आया तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के आगे निकल जाओ। तो कहने का मकसद यह है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी कंपनी का क्योंकि देखो आपने उसको अपनी कंपनी का पार्ट क्यों बनाया, क्योंकि उसको उस डोमेन का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं होता तो आप उसको शामिल नहीं करते। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर अगर इस बंदे का एक्सपीरियंस भी है तो उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही बना दो। क्यों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया? वो इसलिए बनाया है कि भाई उसका अपना भी बिजनेस है शूज का, उसका अपना भी बिजनेस क्या है, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। जाहिर सी बात है, वो तो नहीं चाहेगा ना ऐसे मशवरे आपको दे जिससे आप ग्रो करो, क्योंकि उसका अपना भी बिजनेस है, लेकिन आपको उसकी एक्सपर्टी भी चाहिए। तो आप उसको इस तरह के डोमेन में ले आते कि जहां आप उसको बोलते हो यार देखो जरा जो मैं काम कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। अगर आपको जहां ठीक लगेगा आप चुप रहना, जहां आपको खराब लगेगा आप जस्ट मुझे बता देना, करना ना करना वो मेरे फिर पे खुद पे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऐसा है जो सिर्फ हमें सुपरवाइज करने के लिए आता है, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए आता है। अब उस गाइडलाइन पे चल रहे हैं नहीं चल रहे, वो हमारा फैसला। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? एक्सटर्नल है, लेकिन जब हम उनसे उनके डोमेन का मशवरा लेते हैं, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं आज से पहले पीआरसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह एमएस ऑफिस एक कोर्स है, हैंड्स ऑन कोर्स है जो आप लोग भी करेंगे। तो उसके बाद मेरे पास कैफ के स्टूडेंट्स भी क्या हो गए, आना शुरू हो गए, क्योंकि कैफ के लिए वो कोर्स है। अब मेरे लिए जो बाहर घूम रहे हैं कैफ के स्टूडेंट, मेरे लिए वो क्या है, एक्सटर्नल है। लेकिन इस एमएस ऑफिस की वजह से वो क्या बन गए, मेरे कनेक्टेड। सही है। इंटरनल तो आप पीआरसी के अकॉर्डिंग देखो, इन टर्म्स ऑफ आइज देखो या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, उनके लिए उनके कैफ के टीचर इंटरनल, बाकी सारे टीचर एक्सटर्नल। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट की वजह से मुझसे कनेक्ट हो गए तो ये क्या आएगा, कनेक्टेड। सेम गोज विथ माय केस, मेरे लिए आप लोग इंटरनल, वो एक्सटर्नल है, लेकिन क्योंकि इस कोर्स की वजह से हमारी कनेक्टिविटी हुई है तो वो क्या कहलाएंगे मेरे लिए, इन टर्म्स ऑफ पीआरसी।
लेकिन हाँ अगर मैं एमएस ऑफिस की बात करूं तो वो अब वहां के लिए मेरे इंटरनल है, ये चक्कर। क्लियर हुई बात, या थोड़ा और इसको एक्सप्लेन किया जाए? एक और चीज, एक आपके पास चीज आएगी पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हर कनेक्टेड एक्सटर्नल है, लेकिन हर एक्सटर्नल कनेक्टेड नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या था? नहीं ऐसे नहीं बताएगा, जब पूछेंगे तब बताएगा, वरना वो बंद करेगा जब उससे पूछा जाएगा। वो एक्सटर्नली रहेगा, वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक मैं उससे क्या कह रहे थे हम यहाँ बात कर रहे थे पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स के वर्ड को समझते हैं। मैट्रिक्स का वर्ड क्या है? मैट्रिक्स का वर्ड होता है गैदर करना। क्या होता है? गैदर करना। अब मिसाल के तौर पे क्रिकेट टीम है, अब क्रिकेट टीम में मैंने सारे बैट्समैन गैदर कर लिए, तो क्या मैं एक अच्छी क्रिकेट टीम बना सकूंगा? सारे बॉलर गैदर कर लिए, नहीं बना सकूंगा। अब मुझे गैदर करने लोग बेस्ड ऑन, ना 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 ना, क्रिकेट टीम में पावर इंटरेस्ट कहाँ आ गया? कैटेगराइज करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग? उनकी स्किल के अकॉर्डिंग। कि मुझे अपनी टीम को परफॉर्म करवाना है तो सारे बैट्समैन नहीं रख सकता, सारे बॉलर नहीं रख सकता, सारे ऑलराउंडर नहीं रख सकता। मुझे अगर अपनी क्रिकेट टीम बनानी है और बेहतर बनानी है तो मुझे ऑर्डर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे ऐसे बैट्समैन चाहिए जो ओपनर हो, मिडिल लाइन हो, मुझे ऐसे बॉलर चाहिए जो फास्ट हो, मिडिल हो, स्पिनर हो। इस तरह की कैटेगरी होती है ना जिनका इंटरेस्ट होगा। मैच में किसका इंटरेस्ट है? क्रिकेट में किसका इंटरेस्ट है? सबका ही है। किसका नहीं है? मेरा कद्दू नहीं है भाई, क्रिकेट में नहीं है। मेरा था WWF में, बहुत देखा यार। अब तो ई हो गया ना, हमारे दौर में तो एफ था ना, अब वो ई हो गया। अब हम देखते नया UFC, खून निकले बंदे की, मुंह टूटे, नाक फटे, मजा आता है ना कि क्या एक बल्ला लेके बॉल को मारे जा रहे हो। कुछ लोग रोते भी है मैच हार गए, अल्लाह खैर करे, उनका इमोशनल उनसे इतना क्रिकेट से अटैच है। फिर अगर उस टाइम पे कोई मजाक उड़ाए तो उससे नाराज हो जाए। तो कहने की बात है इमोशनली कनेक्टेड होना अच्छी बात है, रहो फिर, हमें कोई मसला नहीं। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? गैदर करना किनको? एक ऐसे स्किल सेट के लोगों को कि मैं अपनी टीम से हर तरह का काम परफॉर्म करवा सकूं। अब यहां पर गैदर किसको कर रहे हैं? दो तरह के स्टेक होल्डर को, जिसका पावर ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। सुनिएगा, हम यहां पर गैदर के, पहले तो बताओ मैट्रिक्स का वर्ड समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पावर की और इंटरेस्ट की, और इस वर्ड के साथ कंबाइन करते हैं। हम यहां क्या कर रहे हैं? हमारे बिजनेस के अंदर हम गैदर करते हैं स्टेक होल्डर को ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड देयर इंटरेस्ट। मेरा शेयर होल्डर मेरे बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड भी यही है, और इसका पावर है कि नहीं? है कि नहीं मेरा भाई? वोटिंग होती है तो चेंज करवा सकता है ना। तो कहने का मकसद ये है, अगर मैनेजमेंट ने एक फैसला ले लिया कि इस काम को ऐसे नहीं करना है, इस काम को ऐसे करना है, लेकिन सारे शेयर होल्डर मिलके उसके उस काम के अगेंस्ट हो गए, अब कंपनी को वही करना पड़ेगा जो शेयर होल्डर ने कहा। तो पावर भी है और इंटरेस्ट भी है। अच्छा, ये तो हो गए ओनर। अब बताओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसका पावर कितना है और इंटरेस्ट कितना है? मिडल होगा। यानी अगर मैं बात करूं इस इदारे के प्रिंसिपल सर तारिक तुनियो, सर ARM जो ओनर है, उनका इंटरेस्ट इस इदारे में इंटरेस्ट भी ज्यादा है
पावर भी ज्यादा है। टीचर्स, इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर कम है। एडमिन, इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर और कम हो गई। लोअर स्टाफ, इंटरेस्ट और आपने इंटरनल देख लिया हर किसी का किस तरह से चल रहा है, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं, ओनर का इंटरेस्ट भी है, पावर भी है, उनके डिसीजन फौरन अप्लाई हो सकते हैं। टीचर्स, पावर है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, जैसे मेरे आज फैब वाले बैच है, उनसे कल मेरी स्टडी हुई थी, आज मैंने क्लास नहीं रखी हुई। मैंने बोला भाई जब तक इंसान के बच्चे नहीं बनोगे क्लास नहीं रखूंगा, तो मैंने आज क्लास ही रखी, क्योंकि मेरे क्लास से रिलेटेड पावर था ना, कि भाई अगर मेरे साथ बच्चा सिंसियर नहीं है तो मुझे उनकी शक्लें नहीं देखनी। मतलब मेरे साथ का मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट के साथ, जो इस सब्जेक्ट के साथ सीरियस है मैं उसके साथ सीरियस हूं। तो कहने का मकसद ये कि इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर थोड़ा कम है। एडमिन पावर की कम, इंटरेस्ट भी थोड़ा कम। जो बिल्कुल, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास नीचे गार्ड बैठे होते हैं, गार्ड भाई बैठे होते हैं, अब उसका इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन है, कौन सा सब्जेक्ट बहुत बेहतर चल रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट इस सबसे होगा, क्या उसका कोई पावर ऐसा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को चेंज कर सके। तो लो पावर, लो इंटरेस्ट, ये तो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में आ जाते हैं, मेरे हर कस्टमर का इंटरेस्ट मुझसे है और मेरा भी इंटरेस्ट उसमें है, लेकिन क्या हर कस्टमर की पावर इतनी है कि मैं उसके हर बात को एक्सेप्ट करूं? तो उसमें आ जाता है की। जितने भी कस्टमर हैं उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर कुछ भी नहीं, लेकिन जो की कस्टमर है उनकी पावर भी है और इंटरेस्ट भी है। इसी तरह सप्लायर, गवर्नमेंट देख लो, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, पावर ही पावर है। लोकल कम्युनिटी, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, पावर ही पावर है। अब मिसाल के तौर पे कुछ आप ऐसा काम कर देते हो जो सोशल क्राइटेरिया के अगेंस्ट होता है, आपकी बजा दी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर रखते हैं वो, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, बस उनको मूड हो रहा था आपकी बजाने का, बजा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो बिजनेस के साथ 3 तरह के स्टेक होल्डर जो कनेक्टेड हैं, उन स्टेक होल्डर में से आइडेंटिफाई करना है किसकी पावर ज्यादा है, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, किसकी पावर कम है, किसका इंटरेस्ट कम है। ये तरीके से आप क्या करते हो, सबको बैलेंस। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा पावर आप पे किसका है, और इंटरेस्ट। फिर 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 अब रिश्तेदार है, अब रिश्तेदार में भी आपके पास कैटेगरी है। अब हर रिश्तेदार की बात नहीं सुनते, की रिश्तेदार, खाला हो गए, दादी हो गए, चाचा हो गए, मामा हो गए, हर किसी का खानदान में एक अलग अलग सिस्टम चल रहा है। अब फुप्पी ऐसी है जो कभी की बन ही नहीं सकती, लेकिन उसको की बनाना मजबूरी है, खुशियां तबाह हो जाएंगी ना वरना। पावर है। इंटरेस्ट उनको भी कद्दू किसी चीज में कुछ नहीं है, और ना आपको इंटरेस्ट है, बस उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनका पावर है। अब जाहिर है सारे बंदे हंस रहे हैं और एक बंदा अपने भूता लेके बैठा है, अब जाहिर सी बात है उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे भाई यार पता है आपका मुंह ही मनहूस है, लेकिन हमारा इवन मनहूस ना करे, आज के लिए अपना मुंह सही कर लें, आपकी जो भी गिले शिकवे हम देख लेंगे। टेम्पररी तौर पे क्या करती है, उस टाइम पे उस इवेंट में वो की होता है, कनेक्टेड होता है स्टेक होल्डर। अब कभी पुप्पी करे ना, आप बोला पुप्पी आप कनेक्टेड स्टेक होल्डर है, उनको पता भी नहीं चलेगा आपने दिल की बात भी बोल दी, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको वो टर्म सिखा दिए जिससे आप लोगों को जमीन कर सकते, नहीं पता करना ना, यही तो फन है। उनको बता दिया तो वो ऑफेंड हो जाएंगे। आपने बोल देना किस पुप्पा आप कनेक्टेड स्टेक होल्डर में, अच्छा हाँ वेरी गुड, कैसे होता है, बहुत अच्छा। तो आपको पता है भाई आईटी के टीचर ने सिखा दिया तो आपकी जिंदगी आसान हो गई। अब आप किसी को बोलते हो भाई कनेक्टेड है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसा होगा कि आप बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस करते हैं तो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, और इवन आपके साथ के दूसरे बिजनेस पर्सन है। अगर एक मार्केट की बात की जाए तो आप किसी जगह दुकान खोलते हो तो आपके साथ में पड़ोसी भी तो है ना। अब वो पड़ोसी है किसी दुकान वाले से आपकी बहुत अच्छी बन गई, तो मार्केट में जितने लोग दुकानों पे बैठे हैं वो कौन है, एक्सटर्नल है, लेकिन वो एक बंदा क्या हो गया आपके लिए, कनेक्टेड हो। इस तरह से होता है। क्या आप उससे हर मशवरा नहीं ले रहे, लेकिन कुछ मशवरे ऐसे ले रहे हो जिसपे आपको लगता है कि यार इससे पूछना चाहिए क्योंकि इसके पास
एक्सपीरियंस है, इस मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपको कुछ नहीं पता ना इस सीए का, लेकिन जैसे जैसे पुराने हो गए ना, आप मिलना शुरू करोगे अपने सीनियर से, और अल्लाह की कसम दुनिया की खराब तरीन मखलूक के सीनियर्स होते हैं। किसी कौम का पे आजाब आना हो ना तो बुरे सीनियर्स आ गए, उसको इस तरह से गाइड, किसी सीनियर, देखो सबसे बड़ी बात, हम इंटरनल स्टेक होल्डर है ना आपके, सीनियर आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर है, आपके बराबर वाले दोस्त आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, उनको भी कद्दू कुछ नहीं पता, आपको भी कुछ नहीं पता। सीनियर्स को ये सोच के अरे यार इससे पूछते, उसको भी भंगी को कुछ नहीं पता, अगर पता होता वो यहां नहीं घूम रहा होता, अगर पता होता वो आपको देखो भाई, जिसको पता है ना उसके पास जिंदगी में टाइम ही नहीं किसी से बात करने का। जिसको अपने आप को देखो, नशे होते हैं ना, नशे नशे कितने जबरदस्त होते हैं, तो जिसको अपने आप को इम्प्रूव करने का नशा एक बार चढ़ जाए ना, उसको फिर किसी से बात करने का दिल नहीं करता। वो डिसिप्लिन भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, उसको ये होगा कि यार आज के मेरे टास्क कंप्लीट होने चाहिए तो ही सही है, वरना मैं बात नहीं करूंगा इससे, मैं अपने आप को भी टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पर्पस है यार, मैं ऐसे ही कोई जिंदगी नहीं गुजार रहा, मेरे ऑब्जेक्ट, मेरे गोल थे, मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं हर किसी को मेरे पास बहुत से लोग सर ऐसे, मैं नहीं देता हूँ, आप देख लो, क्योंकि बात सारी है, एक तो मैं अपना टाइम लगाऊं, ऊपर से वो ढीठ अगर मेरी बात नहीं मानेगा मेरी सड़ जाएगी, तो मैंने ऐसा मशवरा नहीं देना। जहां मुझे लगता है कि हाँ यार ये बंदा मेरी बात सुनेगा, ये लड़की मेरी बात सुनेगी, तो मैं उसको खुद मशवरा देता हूँ, वरना इससे पहले भाई आप दूसरों से पूछो। तो आपके लिए भी क्या है भाई, सीनियर से आपके लिए, आपको कोई समझ नहीं आ रही बात कि यार हम आगे कैसे पेपर को लेके चले, पढ़ाई से नहीं, आप पूछे। अब टीचर्स में भी आपके पास क्राइटेरिया है, आपके टीचर में भी आप, अब वो टीचर भी इस इदारे में जो आपके टीचर नहीं है लेकिन इदारे में टीचर है, जैसे कैफ के टीचर्स हो गए, तो आप मशवरा देख के कि भाई किसकी कितनी एक्सपर्टी है, उस हिसाब से आप क्या करते हैं, उसके पास जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस पूरी चीज को इस तरह समझते हैं कि जिसका हमारी लाइफ में पावर है और इंटरेस्ट भी ज्यादा है वो कौन है, और जिसका कम है वो कौन है, ये सारी चीजें हम बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर इसको और समराइज करने की कोशिश की जाए तो बुक में आपके पास यहाँ पर एक चीज बताती कि भाई मैं कैसे जानूंगा कि कौन पावर में भी हाई है और इंटरेस्ट में भी हाई है, कौन पावर में भी कम है और इंटरेस्ट में भी कम है। ये आखिरी वाला पैरा है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ब्रेक कब तक क्लास है हमारी, हो गए, टाइम हो गया हमारा, जबरदस्त यार। तो भाई ऐसा है कि आपने एक काम करना है कि आज इस क्लास में हमने जो चीजें डिस्कस की, थोड़ा सा मैं इस पैराग्राफ को और डिटेल डिस्कस करूंगा अगली क्लास में और सवाल करेंगे हम। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास से पहले आपके पास टोटल 5 दिन है, इन 5 दिनों में यहां तक अगर किसी ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया ना तो पढ़ना शुरू कर दे, टाइम है आपके पास, अच्छे तरीके से पढ़े, चीजों को समझ के पढ़े। पढ़ने का तरीकेकार क्या है, एक साइड आपने पेन रखनी है, पेपर रखना है, जहां कोई चीज समझ नहीं आती, मिसाल के तौर पे वर्ड समझ नहीं आ रहा, आपने ऐसे अंडरलाइन किया, अपने पास लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद आपने मुझे उस पेपर की भेज दी तस्वीर, और उसके बाद मैंने आपको कर दिया रिप्लाई। अब ऐसा भी होता है कि आप पढ़ते के दौरान आपको ये समझ नहीं आया, आपने मुझे ठक करके मैसेज किया, फिर मैसेज समझ नहीं आया, ऐसे करोगे तो मेरे से मार खाओगे। दिन में आधा घंटा जो पढ़ने का है ना, कौन सा टाइम पढ़ने का है, रात में, ठीक है, 2:30-3 बजे तक तो मैं भी जाग रहा होता, कभी कभार दिमाग घूमता तो मैं सो जाता। तो कहने का मकसद है आप मैसेज करते हैं तब सर मैंने सारा पढ़ लिया, ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही, ये सब ज्यादा है। अब ऐसा है कि आपने एक लाइन पढ़ी, समझ नहीं आते, ठक भेज दिया, फिर 2-4 लाइनें पढ़ी, फिर मेरा जवाब नहीं आता, तो भाई थोड़ा है, मैं अपने आप में लाडला हूँ थोड़ा, तो मैं थोड़ा लाड अपने करता रहता हूँ, तो मैं इसलिए करता हूँ कि भाई जाहिर सी बात अपने आप को ज्यादा टेंशन नहीं देनी है। तो इस तरह का काम करो, अगली क्लास से पहले हम पूरा चैप्टर एक दफा रिवाइज करेंगे पूरा, और इसके क्वेश्चंस करके अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कर देंगे लॉक। और अगली क्लास में आपका होमवर्क
का लेवल ऐसा बढ़ा दूंगा ना, ओए होए मजा आ जाएगा। ठीक है, यहीं तक हमारा आपका साथ था। इंशाल्लाह अगली दफा मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।